Hello and welcome to Exam Chala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 5th of June, that is the World Environment Day 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. You can also download our application from the Play Store, this Exam Chala application, in which in the store section you can visit and find out various interesting and leading and milking courses of SBI Clerk, RRBPO, Group D exams, SSC, UPSC, GPSC and whatnot, where you will be getting some important free study materials and their PDFs, free demo classes, free mock test, live classes and after all online doubt solving sessions. So kindly do make Exam Shala your better companion in your preparation for the government exam services. Now let us move on to the main video. So we will discuss about the World Environment Day and गुजरात सरकार जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, what are the important steps और what are the environmental details. So हर किसी occasion पे every on the auspicious day or special day the government of Gujarat or other states government explicitly visit their views. So we need to carry on this and we can use these data and these figures in essay writing, mains answer writing, interview also, and sometimes it can be directly asked in the PT exams. So what is important is, सबसे पहले गुजरात राज्य में 100 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास में लास्ट 2 years में देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़. फॉरेस्ट कवर मीन्स नंबर ऑफ द टोटल एरिया, कुछ स्टेट में जितने एरिया में कितना एरिया फॉरेस्ट के कवर में है. आइडियली ये होना चाहिए 33%. ठीक है, अगर 33% होता है दैट इज़ इट इज़ कंसिडर्ड एन आइडियल स्टेट, बट ऐसा है नहीं. सो वी नीड टू इंक्रीज इट एंड इंक्रीज इट बाई अ लार्ज नंबर एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट फर्दर. एंड सो बाय दिस 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का इजाफा अभी तक हुआ है एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फर्दर. गुजरात इज़ द ओनली स्टेट हैविंग कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो दूस काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो कि कोस्टल एरियाज़ में बनते हैं, दैट स्पेशल एरियाज़ वेयर द फ्रेश वाटर मीट्स द सैलिन वाटर. ठीक है, इन कोस्टल एरियाज़ में जो फंड होते हैं द वेजिटेशन एज नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. एंड सिंस गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडिया एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंक्रीज इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट. सो गुजरात इज़ द ओनली स्टेट हैविंग जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. महाराष्ट्र में डिक्रीज हो रहा है, कर्नाटका में डिक्रीज हो रहा है, बट गुजरात में इट इज़ इंक्रीजिंग. Third, with 29% of the increase in the population of the Asiatic lions. So lions के percentage में increment. Total number of lion is 674. So here we are getting 3 important data directly from the government of Gujarat, and we can directly quote in whenever we want it in essays. New and can be directly asked in the MCQ paper as well. Now let us move on to the next video. Next is the news about the population policy. So recently we have discussed the one China policy. चाइना ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है, सीइंग बिकॉज देयर इज़ अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन रेट में डिक्लाइन हो गया, उनको आगे चलकर डेमोग्राफिक डेफिशिएंसी, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है दैट इज़ किसी देश की कुल पॉपुलेशन में कितनी आबादी जो है वो यंग है, यंग इन द सेंस फ्रॉम 80 to 45 और इवन 50, जो कि इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हैं, जो हु हैव अ कंट्रीब्यूशन इन द GDP. और इनकी संख्या अगर कम हो रही है या आने वाले समय में कम हो सकती है तो उस देश की GDP जो है क्या होगी? द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट कंट्री विल बी अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. डिपेंडेंट पॉपुलेशंस आर दोज व्हिच आर लेस देन 18 years of age एंड मोर देन 50 years of the age. एंड दैट इज़ वाई किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वो डिपेंडिंग पॉपुलेशन इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर GDP. और इसको देखते हुए बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन में देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज और ये माना गया कि आने वाले समय में उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया. तो इससे इंडिया को सीखने की ज़रूरत है, खासकर कि ऐसे रिटोरिक्स, ऐसे नियम, ऐसे नेता बार बार हमारे यहाँ आवाज़ उठती रहती है कि 2 बच्चे 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ, उसको कानून बताओ. ठीक है, तीसरा बच्चा होगा तो उसको कोई गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, इलेक्शन राइट्स नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें. सो हम लोग हमेशा से कभी कभी आवाज़ उठते रही कि पॉपुलेशन पॉलिसी, हार्ड पॉपुलेशन पॉलिसी, बट वी नीड टू
see from our neighbor and learn from the very example that how the hard one China policy, जिस तरह से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी अपनाई, पहले वन चाइना पॉलिसी अपनाई, उसके बाद किया टू चाइल्ड पॉलिसी, और लास्ट में दे हैव स्क्रैप्ड इट एंड दे आल्सो अलाउड टू यूज हैविंग अ 3 child policy in the recently 2 days back. Now in the one child policy they used to have a complete, यानी कि ज़बरदस्ती they used to interfere in the family planning methods, okay, and this lead to abortive forced abortions, and especially in case of girl child. So जिससे there was a huge change in the sex ratio, because they wanted, if there is going to be only one child, then we will be having a male child only, and then rate of abortion increases, and that leads to also a skewed sex ratio in the country. And when there is a little and low or very less women in the society, the next population of the men are not going to come, because there is a natural cycle. So that is why the forced method, how it was forced, how persons were forced, no government subsidies were given, even they were taxed extremely. तो इस तरह के जो हार्ड मेजर्स चाइना ने लगाए, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन अब डिक्रीज़ हो रही है, और ख़ास करके डिक्रीज़ उनकी पॉपुलेशन हो रही है जो यंग एज पॉपुलेशन. सो द यंग एज पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग एंड द ओल्ड एज इज इंक्रीजिंग. नाउ दैट इज़ अ वेरी वरीसम प्रॉब्लम. अगर ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तब तो कोई बात नहीं. देयर इज़ अ गोइंग एन एस्टिमेटेड डिक्रीज इन द यूथ पॉपुलेशन, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कैटर्ड एज अ बैड मेजर. एंड सो द ऑथर इज सेइंग दैट वी नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम दिस. एंड व्हाट लेसन्स यू नीड? सो फर्स्ट पहले हमको ये कंसिडर करना चाहिए कि 1994 में जो हमारे TFR, दैट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट. अब TFR क्या होता है? सो TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट. किसी भी एक कपल, सपोज करो 1 मेल एंड 1 फीमेल इज़ अ कपल, पेरेंट्स, सो दे आर 2, 2 लोग हैं, एंड उस फैमिली से, दैट फैमिली में कितने बच्चे हैं? सो इफ़ इट इज़ 1 देन द फर्टिलिटी रेट इज़ 1, इफ़ इट इज़ 2 देन इट इज़ 2, ओके, एंड इफ इट्स 3 देन इट इज़ 3. तो इनिशियली 1994 में देर वॉज 3.4, यानी एवरेज हर एक पेरेंट्स के 3.5 या 3.4 बच्चे होते थे अगर एवरेज निकालें. दैट मीन्स मोस्टली 4 से बहुत कम, जो कि घटकर आ गया है 2.2. नाउ आइडियली द आइडियल TFR, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट, दैट इज़ 2.1. ठीक है. आइडियल क्या होता है? आइडियल मीन्स सपोज करिए कि एक पेरेंट है, एक मेल एंड फीमेल, and they are 2 and then they will be having 2 childs. So 2 लोगों ने 2 लोगों को रिप्लेस किया. सो इसको कहते हैं आइडियल, यानी कि ये पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो, यानी कि जितने लोग फिर अगर वो इफ़ दे विल डाई एट अ सर्टेन एज देन दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस 2. सो जितने लोग थे पहले 2, बाद में भी 2 रहेंगे. फिर दिस 2, वन ऑफ द इफ इज़ अ मेल एंड अदर इज़ अ फेल, देन ही विल मिक्स विथ अनदर मेल एंड दे विल हैव टू हैव 2. सो देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी. सो पॉपुलेशन ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, पॉपुलेशन रिप्लेस होगी, और इसलिए जो आइडियल TFR होता है दैट इज़ 2.1, और उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके हैं 2.2 के आसपास में 2015 में, बिना किसी खास पॉलिसी. बट यस, वी हैज़ यूज सम अवेयरनेस मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एंड देन वी हैड सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, चाइल्ड अवेयरनेस, द वुमेन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड, sex education has increased, okay, family planning has increased, sex ratio has increased, and that is why we were able to achieve from 1994 जहाँ हमारा एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 थी, that has brought to 2.2. और आने वाले दशक में जो खास करके जो सेंसस अभी 2021 में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड हैज़ बीन स्टेड, सो इट माइट हैपन इन 2024 और 25. then we will see the exact data, and it is almost going to less. सिमिलरली इंडिया में जो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को अगर आप मिला दें तो उसमें से ओनली 16 से लेके 17 तक स्टेट्स और यूटी में ऑलरेडी जो TFR है वो 2 से कम है. देखिए 18 स्टेट्स एंड यूटीज में आर हैविंग लेस देन 2 TFR, and that is why only some states are having more than 2 total fertility rate, and this is also come down. This is mostly in the northern states of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, etc. So that is also going to come down. The more the economic development, the more the spread of education is going to happen. There is going to be decrement in the total fertility rate, और जब 2 से भी लेस हो जाएगा तो then there will be a complete population stabilization.
दैट इज़ जितने पॉपुलेशन थे, जितनी पहले थी उतने ही बाद में होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली पॉपुलेशन विल बी रिप्लेस्ड। और आफ्टर सम टाइम अगर वो लेस देन 2 है तो देन देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन। सो बिना कुछ हार्ड पॉलिसी यूज़ किए, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ हार्ड पॉलिसी, वी आर एक्चुअली अचीविंग 2.2। सो द ऑथर इज सेइंग हियर कि वी शुड नॉट डायरेक्टली कंपलसेट, जो हमारे देश में बार बार से मांग उठती रहती है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, खास करके एक विशेष रिलीजन के खिलाफ, जहाँ कहा जाता है कि आपके 8-8, 9-9, 11-11 बच्चे हैं। सो इस तरह की पॉपुलेशन को एक दिन डर लगाया जाता है कि वो रिलीजन ऑफ वन कम्युनिटी इज़ बिंग फियर्ड इन द नेम ऑफ अनदर, दैट देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड देन यू विल बिकम माइनॉरिटी। जो आज माइनॉरिटी है वो कल मेजॉरिटी बन जाएगी एंड यू विल बिकम माइनॉरिटी। इस तरह के जो फियर्स कंट्री में लाए जा रहे हैं, दैट इज़ वी नीड टू स्टेप आउट एंड कंटेन दिस फियर। सो वी डी नॉट नो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मेक अवेयरनेस, and the most important step in controlling the population is to educate the girl child. The more the girl child will be educated, less will be the population growth rate, because she will have a better family planning method. Also, if she is educated, then she will have a financial autonomy, and when a woman is having a financial autonomy, she is able to make a decision, a family decision, with utmost pride and solidarity. And then when a woman is going to make family planning decision, it is assured that it is the population rate is not going to more than 2.1 of total fertility rate. It is decided, और एक सर्वे में it has been shown that India Human Development Survey जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और नेकर ने किया था, इसने ये फाइंड किया कि 1/4 of the college educated women, that is if 100 women are educated in college, or they are graduated or they are postgraduate, out of 100, 25 are having only one child, and this will increase further in 2020, 2030. So 50 to 60% of those who have educated in college, they will be having only one child. So this is automatically going to come down. We do not need to make it. What we need to do is make awareness, okay, at the village level, and second, educate the girl child, give them financial options, give them vocational training, so that there will be a financial autonomy, and then they can decide their family planning irrespective of the religion, the caste, the region from the way belong, because none of the female, none of the mother wants to bear more than 2 or 3 childs, because there is a lack of resource, scarcity, as well as affecting emotion, affection, so that it can be distributed among the children. It is rather to upbring 1 children with better facility than to upbring 4 children with scared, skew and diversified facilities. So it is being understood at the various level, and this can be seen from the very data that in 1994 the total fertility rate, which was near about 4 children per family, has decreased to 2 children per family, and in the coming 2025 census, if the data will become, it will be 1.5 children per family. So it is automatically going down. We did not need to do anything, just like China used one China policy initially strictly, जिसकी वजह से उनकी जो यंग पॉपुलेशन है आने वाले समय में there is a threat that it may go down. So we do not need to do this. India is currently running in its demographic different phase, and that demographic different phase is up to 2045 and 50, where our almost 60% population is in the GDP earning age. So we need to educate this young population and make them skillful. So the more the skilled they will be, there will be more increase in the GDP, and we will achieve our target of the world largest economy if everything goes well by the end of 2050. So we will also have, there are some other methods that the author is suggesting. So first, we have to educate the women, make them financially strong. Second is, we should also encourage the male participation in the household work. So when there will be equal participation of the male in the household work, equal sharing of the property, they will understand the burden, they will understand the feeling, they will understand the requirement for multiple child caring methods, and there will be an ability to combine work family will increase, and the understanding of the family planning will further grow, that what it takes to upbring a child, what are the responsibilities, and there will be a shared responsibility, which at the other end will bring down the population rate. Further, it is also bring down the improving the family planning rate
एंड अगर इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रांगली इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबलाइज अराउंड 1.7 चिल्ड्रन पर फैमिली. एवरी मदर एंड फादर विल हैव एवरेज ऑफ 1.7 चिल्ड्रन पर फैमिली एंड दिस विल हैव टू अवॉइड. अगर इस तरह की पॉलिसी हम अब लेते हैं तो जो डेमोग्राफिक क्लिफ चाइना में फेस कर रहा है कि अचानक से खतरा आ गया कि यंग पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वी विल नॉट बी फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ़ वी हैव टू अडॉप्ट इट, इफ़ वी हैव अडॉप्टेड इट इन अ वेरी वेल फैशन एंड इन अ स्टैगर्ड एंड डेवलप्ड मैनर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. तो पहले समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है क्या. वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स कि देश में एक ही बार चुनाव होंगे, स्पेशली जो विधानसभा के चुनाव है, दैट इज़ MLAs प्लस MP का चुनाव एक ही बार हो जाए. अभी क्या होता है कि हर 5 साल में चुनाव होता है MLAs का भी, यानी कि लोकसभा का, और विधानसभा का अलग अलग चुनाव होता है. और उसमें क्या होता है कि अलग अलग खर्च होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इज. बट द वन डे वन इलेक्शन और वन साइमल्टेनियस इलेक्शन इज दैट टू कंडक्ट इलेक्शन, यानी कि एक ही बूथ में जाइए और बटन दबा के आइए कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा, दैट इज़ लोकसभा का इलेक्शन, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि विधानसभा का, यानी कि इनडायरेक्टली हु विल बी द PM एंड हु विल बी द CM. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है. नाउ अब उसके कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सो सिग्निफिकेंस ये है कि देयर विल बी अ मनी स्पेंट. बार बार इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कराने का खर्च आता है. ऑफिसर्स, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, EVM मशीन्स, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, वोटिंग मशीन्स, काउंटिंग, मैनेजमेंट, डेपुटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी. तो उन सब का खर्चा जो है, मेजर कंटेनमेंट और लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अ प्रॉपर चेक एंड मॉनिटरिंग ऑन द मनी स्पेंट बाय द कैंडिडेट्स. होता ये है कि जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार देयर विल बी मनी स्पेंड, कैश इकोनॉमी, तो वो तो होना ही है किसी न किसी तरह से, आइदर वैलिड और इनवैलिड. So if we are not able to stop or check the spread of the black money and the cash in the economy, what we need to do is we need to, अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार खर्च होगा, तो वो जो ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, कैश में खर्च हो रहा है, वो उसकी भी लिमिट हो जाएगी. बिकॉज एक ही बार इलेक्शन होना है, बार बार नहीं होना है. सो देयर विल बी, जो उसको मैनेज करने में, ब्लैक मनी को चेक करने में, उसकी फ्लो को बताने में जो सारी अलग अलग मेथड्स लगती हैं, वॉट एवर सिक्योरिटी मेथड वी नीड टू स्पेंड, वॉट एवर द रिसोर्सेज वी हैव टू स्पेंड, दैट विल हैव टू come down if the elections is won. So according to the ADR, एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, उसने बताया कि 58,000 करोड़, खास करके 2019 वाले चुनाव में 58,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि 1998 में जो हमारे इलेक्शन हुए थे उससे 6 गुना ज़्यादा है. और ये US के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा, यानी US में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उस चुनाव से ज़्यादा हमने पैसे खर्च कर दिए थे. और अगर देखा जाए तो US की इकॉनमी हमसे एटलीस्ट 10 गुना बड़ी है, 10 टाइम्स, और उनसे ज़्यादा खर्च करते हैं हम अपने प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शन में. सो इस तरह से जो हमारी मनी की जो स्पेंडिंग, खास करके जो ब्लैक मनी और कैश फ्लो होता है इलेक्शन के टाइम में, पैरेलल इकोनॉमी, दैट विल बी कर्टेल एंड इट विल यूज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर टैक्स वेटेड मनी विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन द नेशनल डेवलपमेंट. ओके, देन देयर इज़ अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट. हर इलेक्शन से पहले कुछ आचार संहिता होती है, कुछ नियम कानून होते हैं. अब क्योंकि वो मोरल कंडक्ट लग जाते हैं तो बहुत सारे जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं उन पर रोक लग जाती है, क्योंकि नए कोई प्रोजेक्ट आप ऑर्डर नहीं कर सकते, नई कोई स्कीम आप बता नहीं सकते, नई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप शुरू नहीं कर सकते, नई कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ. अब होता ये है कि एक बार स्टेट का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो 2 महीने वहाँ कोई काम नहीं कर सकते, फिर लोकसभा का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो 2-3 महीने वहाँ कोई काम नहीं कर सकते, दूसरा इलेक्शन हो रहा है तो आपके स्टेट के टॉप ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी में है तो अपना काम नहीं कर रहे. तो इस तरह से जो नुकसान होता है दैट कैन बी बचा सकते हैं. सिमिलरली कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी ऑक्शनिंग होने वाली है और MCC लग गया तो प्रोजेक्ट रुक गया. अब प्रोजेक्ट रुक गया तो समय के साथ साथ जो उसमें जो चीज़ें लगने वाली, स्टील, सीमेंट, लेबर, उन सब का भाव बढ़ रहा है. तो पहले जो उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर 2,000 करोड़ रुपए है, तो बाद में समय के बाद जब उसकी प्राइजेस बढ़ जाती है उसके कंटेंट्स के, तो उसका एस्टिमेटेड प्राइस हो जाता है 2,300 करोड़ या 2,100 करोड़. तो वो जो 100 करोड़ का घाटा होता है किसका होता है? दैट इज़ द पब्लिक ऑफ द इंडिया. एंड दैट इज़ वाई इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारा मॉनेटरी का फ़ायदा हो जाएगा. अब दूसरा टाइम का फ़ायदा होगा. सो टाइम विल बी जो इफेक्टेड गवर्नेंस, जितने ऑफिसर्स, गवर्नमेंट टीचर्स इन बार बार इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा.
सो टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, गवर्नमेंट सर्विस अपना काम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट इज़ वाई वन नेशन वन इलेक्शन की ये कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर सपोज करिए कि इफ़ देयर इज़, अगर संसद भंग हो गई, लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला और विधानसभा में मिल गया, तो यहाँ पर से इलेक्शन तो वापस फिर से कराना पड़ेगा। सिमिलरली लोकसभा में सरकार भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तो विधानसभा का क्या होगा? क्या ये वेट करेगा तब तक जब तक इसका 5 साल पूरा ना हो? तो इसके लिए कुछ अलग से लॉ रिकमेंडेशन की ज़रूरत है कि एक ऑल्टरनेटिव सरकार चलाने की बात चल रही है कि अगर सरकार भंग हो जाती है, अगर लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, इट डिसॉल्व्स या उनको मेजॉरिटी नहीं आती है, तो देयर विल बी एन ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। ठीक है, हर बार तो ऐसा होता नहीं, बट अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति एक ऑल्टरनेट सरकार बनाएंगे जो सिर्फ गवर्नेंस से काम करेगी। लेकिन फिर भी अगर 2 साल के अंदर काम खत्म हो गया तो बाकी के 3 साल क्या होगा? ऑल्टरनेट सरकार चलेगी, तो फिर से तो आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेंगे। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो जो है वो इस तरह के उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो द लॉ कमीशन एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज नीड्स टू थिंक अबाउट इट एंड देन विल हैव टू मेक कि या तो लोकसभा का एक बार करा ले और सारे विधानसभा का एक बार करा ले, या फिर अलग अलग फेजेस में करा लें कि साल में 2 बार 2 दिन निश्चित कर ले कि भाई ये नहीं 2 समय में ही चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी मेड हेल्पफुल। Okay, so these were the positive points as well as the negative points. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, take care, get yourself vaccinated and wear your masks correctly. Thank you. Bye bye.